हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ CSR साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। फाइनली एक खुशखबरी आई है जो भी मास्टर्स किए हैं साइंस पे। आप सभी के लिए पता है आपको कि साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो में, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री करने के बाद जो ऑप्शन रहता है वो बहुत जॉब कैरियर ऑप्शन रहता है वो बहुत कम रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे कि बाग साइंटिस्ट निकलता है हर साल, और DRDO वो कभी कभी 2-3 साल में एक बार 2 बार ऐसे ही निकलता है। और मास्टर डिग्री करने के बाद कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। और जो CSR में जो साइंटिस्ट का पोस्ट रहता है उसका जो रिक्रूटमेंट रहता है उसमें ज़्यादातर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहता है वो PhD रहता है। अभी रिसेंटली CSR साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट और असेसमेंट प्रमोशन रूल्स में कुछ चेंजेस आया है 2025 में। ये जो PDF है इसमें एक 37 पेजेस का PDF है, उसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इस 37 पेजेस में जो है मैं आपको समराइज करके आपको बता देता हूँ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसमें कैसे वो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होगा। पहले तो बात ये है कि ये जो साइंटिस्ट B के लिए अभी ये रिक्रूटमेंट होगा जिसमें आपको PhD करना मैंडेटरी नहीं है, और PhD के साथ साथ आपको नेट गेट का भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है। ये इसका नया रूल आया है, तो एक बाय एक हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो रूल कब से लागू होगा और कब ये साइंटिस्ट पोस्ट का रिक्रूटमेंट आएगा, कौन इसका रिक्रूटमेंट कराएगा, इस मतलब कैसे होगा, और फिर अगर नहीं हो रहा है, नेट गेट नहीं हो रहा है तो कौन सा एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, और इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा या सिर्फ इंटरव्यू भी होगा, ये सारे बातें हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँगा आगे भी। लेट्स स्टार्ट। ये जो रूल है अभी रिसेंटली ये सितंबर मंथ में उनका जो हेल्ड हुआ था उसके बाद हुआ था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो रूल है। दिस इज़ ऑन 15th September हैज़ कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड as CSR साइंटिस्ट। ओके, ये ऐसे ही होके आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये 15th September 2025 has considered and approved CSR scientist recruitment and assessment promotion रूल्स 2025। इसमें आप चेंजेस आएगा साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और प्रमोशन में। ये रूल्स में चेंजेस आया है। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हम डिस्कशन करते हैं। चलो आगे जाके इसमें आप देखेंगे। इसका लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रिलिमिनरी है। आप यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा द CSR shall recruit its scientists against the vacancies within the section strength allocated to each CSR lab or institute and CSR headquarters। around 30 CSR lab है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें साइंटिस्ट का जो ज़्यादातर साइंटिस्ट ही रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट का डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे, और इसका जो पे लेवल है वो भी यहाँ पे मेंशन है। साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D, साइंटिस्ट E, F, G, इसी हिसाब से उसका डेजिग्नेशन पोस्ट होता है। और इसी के लिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो पे लेवल है 7 CPC और लेवल 10 के हिसाब से साइंटिस्ट B और साइंटिस्ट C लेवल 11। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंटिस्ट B के लिए। तो जो साइंटिस्ट B जो एंट्री होगा वो विदाउट नेट गेट और PhD एंट्री होगा, उसके लिए एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका जो एवरेज सैलरी रहेगा 7 CPC में लेवल 10 के हिसाब से वो आपको लगभग 1 लाख अराउंड आपको मिल जाएगा। और इसको जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा वो करेगा रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड RAB, सर्व्स एज द सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटिंग एजेंसी बॉडी ऑफ CSR। ये द RAB बॉडी, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट बोर्ड जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा फिर फॉर CSR।
Okay, for this scientist post, the recruitment of scientist B shall be done on all India basis by open competitive written examination and interview. Okay, the final merit list, जो final merit list है वो कैसे डिसाइड होगा? तो फाइनल मेरिट लिस्ट will be, the final merit list shall be drawn on the basis of total marks obtained in the written examination and interview. So written और interview, यहाँ पे आप देखिए कॉम्पिटिटिव रिटिन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव रिटिन एग्जाम का जो वेटेज रहेगा वो 70% वेटेज रहेगा और 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये दोनों का मिला के एवरेज। सो and RIB will determine the minimum qualifying marks for the written test to ensure the quality. ओके, ये करेगा RIB। ओके, नेक्स्ट जो बात है कि अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट सी, वो साइंटिस्ट सी के लिए जो होगा इसमें इसका CSIR लैब और इंस्टीट्यूट में होगा, ये डायरेक्ट बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। पर जो साइंटिस्ट बी में होगा वो रिटिन होगा प्लस उसका इंटरव्यू होगा। पर जो साइंटिस्ट सी के लिए होगा डायरेक्ट वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ये कंडक्ट किया जाएगा। ओके, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे कैसे पोस्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिस्ट बी के लिए है और जो लेवल 10 के लिए। आप इधर देख सकते हैं साइंटिस्ट बी और लेवल 10। ओके, साइंटिस्ट बी लेवल 10 के लिए आप इधर स्ट्रीम देख सकते हैं। आप साइंस में क्या है, स्टूडेंट के लिए BE और BTech इन इंजीनियरिंग रहेगा। मेडिकल के लिए आप देख सकते हैं, फार्मेसी के लिए। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस है, नील एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन है यहाँ पे नील एक्सपीरियंस। और आप ये चेक कीजिए अपर एज लिमिट, जो एज लिमिट है वो अभी इंक्रीज कर दिया गया है CSIR का। पहले 28 या 30 कुछ था ऐसा, अभी 32 हो गया जो ये एज लिमिट है। उसके बाद भी एज लिमिट का रिलैक्सेशन रहता है फॉर OBC SC ST, इसके लिए भी कास्ट वाइज रिलैक्सेशन रहता है। फिर फीमेल वोमेन के लिए, वोमेन कैंडिडेट के लिए वो भी रिलैक्सेशन उनको एक्स्ट्रा एडिशनल 3 ईयर, जैसे कि जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिलैक्सेशन रूल रहता है वो उसमें भी सेम है। ऐसे मैं अभी बात कर लेता हूँ साइंटिस्ट सी की। उसमें भी आप देख सकते हैं साइंटिस्ट सी में आपको PhD साइंस में चाहिए, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी इन ईयर्स नील, मतलब आप अगर PhD सिर्फ किए हैं साइंस में तो डायरेक्ट आपको साइंटिस्ट सी आप किसी CSIR लैब में ज्वाइन कर सकते हैं। आप साइंस में लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर किसी और सब्जेक्ट में साइंस के किए हो जो CSIR लैब के रेस्पेक्टिव में होता है, तो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट वहाँ पे मिल सकती है। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें। तो ये साइंटिस्ट डी और साइंटिस्ट एफ के लिए ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट के लिए उसका जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस जो भी अपर एज लिमिट वो मेंशन किया है। उसके बाद हम देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, उसमें कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में जैसे ही देखेंगे आप यहाँ पे लिखा है फॉर साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, द वैकेंसी एट द साइंटिस्ट बी along with their reservation status shall be commended to RIB by the lab or institute। ओके, ये जो होगा और विद द अप्रूवल ऑफ द रिसर्च काउंसिल बाय द CSIR हेडक्वार्टर्स। ये CSIR हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा कितना वैकेंसी है CSIR लैब में, उसी हिसाब से जो RIB है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है RIB CSIR का, वो आपका कंडक्ट कराएगा एग्जाम। ओके, और जो एग्ज़ाम होगा ये रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट सिलेक्शन कमिटी शायद शॉर्टलिस्ट मिनिमम 3 एंड अप टू 12, मतलब एक पोस्ट के लिए वो 3 कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। मिनिमम 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला सकती है और मैक्सिमम 12 कैंडिडेट को, 12 कैंडिडेट को आपको ये कॉल कर सकती है इंटरव्यू के लिए। ओके, तो सिलेक्शन कमिटी शैल इंटरव्यू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड रिकमेंडेड ए पैनल ऑफ रिकमेंडेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर ईच पोस्ट। तो इसमें ये है आपको रिकमेंडेड मिलेगा और वेट लिस्ट कैंडिडेट भी मिलेगा, जो अच्छा है कि आपको देख सकते हो। और कट ऑफ मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमिटी। ये मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोसीजर है, आपका रिजल्ट है वो आपका नीट एंड क्लियर रहेगा। वो जो सेंट्रल जो रिक्रूटमेंट बॉडी है
आपका मार्क्स वो डिस्क्लोज करेगा और पब्लिकली जो जो लिस्ट है, जो सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट, इसका जो लिस्ट है वो पब्लिकली पोस्ट करेगा। तो इसीलिए अच्छा होगा कि जो जो प्रोसीजर होगा वो उसमें कोई मतलब छेड़खानी ना हो रहा है, वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही होना चाहिए। इसी हिसाब से फॉर साइंटिस्ट बी के लिए देखेंगे आपको कैसे रिक्रूटमेंट होगा, और ये यहाँ पे है। तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्क्रीनिंग कमेटी कहाँ, और ये सारे डिटेल्स है जो कि, और जो डिटेल्स है आपका यहाँ पे ये जो है आपका वो माइनर डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा रिलैक्सेशन इन एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इन सीएसआर स्ट्रिक्टली टू बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड रिक्रूटमेंट रूल्स। ओके, नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी shall be allowed। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई अलाउड नहीं होगा। फॉर नथिंग इन दिस रूल shall affect द रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट एंड अदर कंसेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट। ओके, the scheduled tribe and other backward classes, economically weaker classes and other special category persons। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रूल होता है, बाकी जॉब के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसी हिसाब से आपका वो सारे जो एज लिमिट है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। और रिलैक्स एडिशनल जो चीज़ें ये है कि रिलैक्सेशन इन एज लिमिट अप टू 5 years शैल बी अलाउड टू सीएसआर एंड गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। ये एक अच्छा बात है, इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इशूड। ओके, मतलब ये जो है ये एक एडिशनल चीज़ें हैं। और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये है वो तो आप देख लेना। और ओके, और क्या है, आगे जो है असेसमेंट एंड प्रमोशन रूल। ओके, ये असेसमेंट एंड प्रमोशन रूल है। ओके, उसमें आप देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ओके, इसमें क्या क्या है, कैसे रूल होता है और कैसे क्या क्या मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड है। इसका पूरा लिंक जो है, इसका जो पीडीएफ का पूरा लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ। उसका लिंक आप उधर जाके पूरा ये जो 37 का पेजेस का है आप पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ें में समराइज कर देता हूँ उसको, और आपको इस वीडियो में जो जो बताया मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो एक चीज़ में समराइज कर दो कि इसका जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज एलिजिबिलिटी जो है वो है एमएससी, मास्टर डिग्री इन साइंस। और क्या है उसमें, नेट गेट नॉट रिक्वायर्ड, नेट गेट पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड, पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड। और क्या है उसमें, और अभी देखेंगे तो और क्या है, आपको जो रिक्रूटमेंट है उसको आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, और जो उसका जो सिलेबस होगा, रिटन टेस्ट उसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको सीएसआर कंडक्ट कर रहा है तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो सीएसआर नेट का ही रहेगा, मोस्टली सीएसआर नेट का रहेगा। जो क्वेश्चन आएगा जो वो आएगा वो एमसीक्यू टाइप का आएगा। मान के चले अराउंड 100 से 200 का मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 100 to 200 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा इसमें। ओके, ये आ जाएगा 100 और 200 मार्क्स का एमसीक्यू। और उसमें क्या आएगा, और उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन हो गया, 32 एज हो गया, जो कि मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, और क्या इसमें पॉइंट रहा, 32 एज जनरल लिमिट। जो सैलरी रहेगा आपका वो है आपका अराउंड 1 लाख आपका सैलरी रहेगा। जॉब सीएसआर लैब में, सीएसआर लैब्स ऑल इंडिया में अवेलेबल है, ऑल इंडिया।
जॉब लोकेशन, उसके बाद जो पोस्ट रहेगा वो साइंटिस्ट बी, का पोस्ट रहेगा। और क्या रहेगा, अच्छा खासा जॉब है। और जो एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर रहेगा उसमें रीडिंग प्लस वाइवास रहेगा। ओके, इसका वेटेज 70% रहेगा, इसका 30%। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो मास्टर्स डिग्री की हैं साइंस में, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में, उसमें आपके लिए जो CSR साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट होगा, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। आप लोग तैयारी कीजिए, आगे जाके इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो इसका जो रूल है उसमें ये चेंजेस आया है। तो फाइनली एक खुशी खबर है। तो यहाँ तक आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई इस टाइप का जॉब नोटिफिकेशन और कोई PhD रिलेटेड कोई भी क्वेरी से आप फ्रीली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।